अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िकल ऑप्टिक्स का एक लेक्चर न्यूमेरिकल्स का मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। आज सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको तकरीबन जो है 6 न्यूमेरिकल्स करवा चुका हूँ। उसमें कैटेगरी हो चुकी थी माइकलसन इंटरफेरोमीटर की, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, थिन फिल्म्स की और ब्रैग्स लॉ एक्सरे डिफ्रैक्शन की। आज कैटेगरी 5 और 6 और 7 तीन होंगे। इसमें काफ़ी सारी कैटेगरी है इस चैप्टर में। कैटेगरी 5 को आप बोल सकते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पेज नंबर 303 पे मौजूद है न्यूमेरिकल। काइंडली अपने साथ जो है रजिस्टर कैलकुलेटर वगैरह रख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और पढ़ना अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। एक ही न्यूमेरिकल है इस कैटेगरी का, आसान न्यूमेरिकल है। द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। इससे हमें पता चलेगा कि ये सिंगल स्लिट का है। यंग्स डबल स्लिट जो होता है वो इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए होता है, वो डबल स्लिट है, लास्ट लेक्चर में हो चुका है। स्लिट्स की जो सिंगल जो स्लिट है उसकी विड्थ दी हुई है सेंटीमीटर में और वो स्क्रीन पे इमेज बना रहा है, फ्रिंज बना रहा है। इफ स्क्रीन इज़ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ 430 नैनोमीटर इज यूज्ड, व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब इसमें जो बहुत सारी चीज़ें का लफ्ज़ आ रहे हैं ना, आप इसको पहले संभालें। ये जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप पहले अपने पास लिखें सही से। A/2 इज इक्वल टू λL/d। ये ओरिजिनल फार्मूला है, ये सिंगल स्लिट फार्मूला कहलाता है। इसमें लैम्डा तो वेवलेंथ है, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि इस चैप्टर की जान है फिज़िकल ऑप्टिक्स की लाइट। तो लाइट जो है उसकी वेव नेचर में वेवलेंथ लैम्डा, सही है। एल जो है वो स्लिट से स्क्रीन का फासला होता है, यानी अगर ये स्लिट है और ये स्क्रीन है तो इस फासले को आप बोलोगे एल। ठीक है यहाँ तक। अब स्लिट जितनी चौड़ी है, स्लिट जो है जितनी उसकी विड्थ है उसका निशान ए है, सही है। स्लिट की जो विड्थ होती है जिसमें रोशनी गुजरती है तो डिफ्रैक्ट होती है। लैम्डा वेवलेंथ है वो तय हो गया। तो अब आपका ये सवाल क्लियर हो गया कि इसमें जो डी है ना, डी वो ये बताएगा कि जो फ्रिंज आ रहा है उसकी विड्थ यानी चौड़ाई कितनी है। स्क्रीन पे जो आ रही होगी डी, ये विड्थ है फ्रिंज की या मैक्सिमम ऑर्डर यानी ब्राइट फ्रिंज की, सही है। अब ये पोटेंट गेट का हो जाएगा न्यूमेरिकल अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ गई। स्लिट की विड्थ जो ए है मिलीमीटर में, इसको मीटर बना लें। मिलीमीटर से मीटर जाने के लिए डिवाइड बाई 1000 होता है। काफ़ी मरतबा अब तो हो चुका है, अब तो एंड आ रहा है फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स का। तो ये -3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 10 की पावर 3 से डिवाइड कर लो, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। तो ये मीटर में आ गया आपका स्लिट विड्थ। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन कितना है स्लिट से, मीटर में, ये नो कन्वर्जन। वेवलेंथ ऑफ लाइट नैनोमीटर में दी हुई है, विजिबल लाइट हम यूज़ कर रहे हैं तो 400 से 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब है 10 की पावर -9 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो 2 डेसिमल मूव हो जाएगा तो आ गया 10 की पावर -7। ये रेड पेन जो कि आप फेयर कर सकते हैं। अब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम फ्रिंज यानी ब्राइट फ्रिंज पूछ रहा है। मैक्सिमम जब भी बोलेगा इसका मतलब होगा ब्राइट फ्रिंज। ये सब नोट करते रहे भाई। तो डी हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब आप ओरिजिनल फार्मूला पहले लिखें फिर रीमेक करें, आपकी चॉइस। यानी ओरिजिनल फार्मूला लिखेंगे तो पहले आपको ओरिजिनल फार्मूला लिखना पड़ेगा A/2 λL/d। फिर उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जो आप मुझे जानते हैं, फार्मूला मेकिंग करता हूँ कि जो चाहिए वो एक तरफ तो 2 उधर चला गया A/, में। अब कैलकुलेटर में रखें लैम्डा की वैल्यू, एल की वैल्यू, ए की वैल्यू, पहले मल्टीप्लाई अलग, याद है ना मेरा पढ़ाना। बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, सिर्फ सॉल्यूशन गाइड बुक बनाने के लिए नहीं। मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, इस वर्टिकल कीजिएगा सारा, डिवाइड करके जो आ गया ये मीटर में आ गया। मीटर में बहुत छोटा जवाब आ गया तो इसको हम 2
मूव कर सकते हैं राइट पे डेसिमल प्लेस, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके आ सकता है आपका दूसरा आंसर, जो कि असल आंसर है, क्योंकि फिजिबिलिटी होती है कि हम ऐसे आंसर लिखें जो डेली लाइफ में या ऑब्जर्वेशन में आते हैं। तो हम इतने 0.0 इतने देखने के आदि नहीं है ना करने के, तो 5.16 सेंटीमीटर आ गया आपका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम फ्रिंज। आसान न्यूमेरिकल है, बस फार्मूला और थ्योरी थोड़ा संभालें। अच्छा, इसके बाद 3 न्यूमेरिकल यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जगह की कमी की वजह से मैंने ये 2 न्यूमेरिकल तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के किए हैं। 6th कैटेगरी लिख लें, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। लेकिन जो एक न्यूमेरिकल मैंने पोलराइज़र का कर दिया है वो इसलिए कि जगह कम थी, और एक न्यूमेरिकल जो ग्रेटिंग का बचा है वो रब करके करूँगा, वो थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है ताकि वो एक जगह में आ जाए। तो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के 3 न्यूमेरिकल है, 13 है, 14 है और 15 है। सही है। 18 जो है वो साइड लाइन एक कर दिया मैंने न्यूमेरिकल, लेकिन नो टेंशन, अभी समझने का असल है। अ ग्रेटिंग हैज़ एग्जैक्टली 8000 लाइन्स। ग्रेटिंग जो होती है ना, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये डिफ्रैक्शन की स्टडी के लिए और वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स को मेजर करने के लिए, स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम है, यूज़ है। अब इसके ऊपर जो है लाइंस मार्क होती है, इसमें होता है ये कि ग्लास की प्लेट होती है, शीट होती है, उस पर इक्वी डिस्टेंट, इक्वली स्पेस्ड मार्किंग करके स्लिट्स बना दी जाती हैं। तो वो इक्वल जो डिस्टेंस स्लिट्स बनती जाएंगी वो कई मार्किंग हो जाती है, तो इसलिए उसको कहते हैं नंबर ऑफ लाइंस, जो रूल करती है उस ग्रेटिंग में। इसको कहते हैं लाइंस रूल्ड ओवर द ग्रेटिंग। मरकरी वेपर लैम्प से इसको इल्यूमिनेट करा है रोशन, जिसकी वेवलेंथ है 546 नैनोमीटर। तो कह रहे हैं किस एंगल पर 3rd ऑर्डर मैक्सिमम इमेज यानी स्पेक्ट्रम आएगा स्क्रीन पर। तो अब इसमें आपको कुछ चीज़ें फिर लिखनी है, क्योंकि ये थ्योरी आ रही है नई, ये अलग थी सिंगल स्लिट, ये है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला तो ये है, d sin थीटा = m लैम्डा। इसमें लैम्डा हो गया पुराना वेवलेंथ ऑफ लाइट, m का मतलब ऑर्डर ऑफ फ्रिंज होगा, नोट करें, थीटा एंगल होगा जिस पे लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट होगी, d जो है वो समझने का है नया, क्योंकि इतने d हैं इस चैप्टर में कि कंफ्यूज ना कर दे आपको d। इसमें देखें d का मतलब विड्थ ऑफ द फ्रिंज थी, सही है। यंग्स डबल स्लिट में d का मतलब सेपरेशन ऑफ स्लिट्स था। ब्रैग्स लॉ एक्सरे डिफ्रैक्शन क्रिस्टल्स में d का मतलब इंटर एटॉमिक प्लेन्स यानी सेपरेशन ऑफ एटॉमिक प्लेन्स था। अब इस d का मतलब ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग स्पेसिंग है। अब ये सारे मैंने एक साथ समराइज इसलिए कर दिया कि एक अच्छा स्टूडेंट एक जगह लिख ले सारा। ग्रेटिंग एलिमेंट या स्पेसिंग कहते हैं इसको। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, यानी कितनी बड़ी ग्रेटिंग है। जैसे ये अगर फर्ज करें ग्रेटिंग है तो ये इसकी लेंथ कितनी है यानी उस ग्लास प्लेट की, और उस पर कितनी लाइंस मार्क की गई है, रूल की गई है। इस तरह हज़ारों लाखों में होती है, क्योंकि रोबोटिक आर्म जो है इसको मार्क करता है ये। तो ये डी जो है इन दोनों चीज़ों का डिवीजन आंसर है, यानी लेंथ ऑफ ग्रेटिंग अपॉन नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ओवर द ग्रेटिंग। अब ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इससे अगला न्यूमेरिकल और 15 जो रब करके करूँगा, तीनों में ये फार्मूला और डी की बड़ी काम चली गई, और फिर ये न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा अगर ये आपको बात समझ में आ रही है कि डी का मतलब क्या है। ठीक है, अब सवाल के डेटा बनाएं। तो नंबर ऑफ लाइंस n हो गया, देखें n अब समझ में आना शुरू हुआ ना जब थ्योरी के साथ करते हैं। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, क्योंकि उसने कहा कि कितनी बड़ी ग्रेटिंग है, ओवर का मतलब है कि ये साइज़ या लेंथ ग्रेटिंग की जिसके ऊपर ये रूलिंग हुई हुई है, यानी मार्किंग हुई हुई है स्लिट्स की। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए करते हैं 100 से डिवाइड, वो हो गया। वेवलेंथ नैनोमीटर, ये तो अब पक्का ही हो गया कि नैनोमीटर से आप इसको मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ करेंगे तो ये आपका -7 करके मीटर में आ जाएगा। सही है। ऑर्डर ऑफ फ्रिंज या ऑर्डर ऑफ इमेज या स्पेक्ट्रा होता है m3 हो गया, एंगल थीटा है। अब ये फॉर्मूला लगा सकता था मैं, लेकिन अब देखें डाटा को गौर से, तो इसमें d नहीं है, d निकालना पड़ेगा, यानी ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग स्पेसिंग ये निकालनी पड़ेगी। सही है, ये निकल जाएगा तो फिर ये सवाल हो जाएगा सीधा। अब इसमें l की वैल्यू रखी, n की वैल्यू रखी, डिवाइड किया। अच्छा, ग्रेटिंग एलिमेंट
क्योंकि नंबर हैज़ नो यूनिट्स, डायमेंशनलेस, तो एल के जो यूनिट्स होंगे वही डी के हो जाएंगे, तो मीटर में आ गया। सही है, जब बारीकियाँ नोट करें बेटा। A1 और 4 मार्क्स का सवाल, एक न्यूमेरिकल। डी साइन टी टाइम लैम्डा हो गया, डी क्रॉस किया, ये फॉर्मूला मेकिंग, एम की वैल्यू 3 रखी, लैम्डा की वैल्यू मीटर बना के रखी, डी की वैल्यू मीटर बना के रखी, कैलकुलेटर चलाया, मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड अलग। थीटा चाहिए एंगल, तो साइन इन्वर्स लेंगे। अब साइन इन्वर्स, ज़रा इसमें एक कैलकुलेटर सीखिएगा मेरे साथ, एक फंक्शन सिखा रहा हूँ आपको कि वैसे तो हम जो मैथ्स में फिज़िक्स में एंगल निकालते हैं डेसिमल में, इस तरह शिफ्ट करके हम साइन का बटन दबाएंगे, इन्वर्स आ जाएगा। जैसे कैलकुलेटर ऑन करें, शिफ्ट साइन इन्वर्स, सेकंड ड्रॉ में एक फंक्शन कीपैड में राइट से थर्ड बटन है, उसमें लिख दे 0.5159, तो आपकी स्क्रीन पे आ गया। देखिए 31 पॉइंट कुछ, सही है, नज़र आ गया। अब एक बटन होता है 8 के ऊपर जो लिखा होगा इंजीनियरिंग मोड, उससे ऊपर उसमें डिग्री कॉमा कॉमा का निशान इस तरह बना हुआ होगा। इसका मतलब होता है इसको डिग्री मिनट सेकंड बना देगा अगर ये बटन आप प्रेस करेंगे। तो अब जो डेसिमल में आया हुआ ना, उसी को लिखे लिखे आप ये प्रेस कर दें बटन, तो देखें वो डिग्री मिनट और सेकंड कर देगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ये लेटेस्ट नॉलेज है आपके पास कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल डिग्री एंगल इनटू डिग्री मिनट और सेकंड एंगल। तो ये सही से आएगा। आई रिपीट, शिफ्ट करके साइन इन्वर्स आ गया, साइन इन्वर्स की वैल्यू ली, डिग्री मिनट में नहीं आया, डिग्री सेकंड में आ गया, डेसिमल में आ गया। ओके, अब 8 जो लिखा होता है न्यूमेरिक कीपैड, उसके ऊपर एक बटन होता है ENG, इंजीनियरिंग मोड। ये भी याद करें, काम आता है। जब बड़ी गिनतियाँ हैं तो उसको इंजीनियरिंग मोड दबाएंगे ना, 10 की पावर कर देगा। सही है, उससे ऊपर एक बटन है ये डिग्री कॉमा वाला, ये आप प्रेस कर दें तो ये डिग्री मिनट सेकंड कर देगा। अच्छा, स्क्रीन पे आपके यू कॉमा कॉमा आ रहा होगा, इसका मतलब होगा डिग्री पहला हो गया सर्किल वाला, दूसरा जो डैश है वो मिनट है, तीसरा जो डैश है वो सेकंड है, यानी डिग्री फिर मिनट और फिर सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड। ये उसी उसूल पे चलता है जैसे हमारी घड़ी चलती है। तो देख रहे हैं सर, टाइम लगा रहे हैं लेकिन समझा भी रहे हैं। अब ये इसका रिवर्स है, इसमें हाउ मैनी लाइंस पूछ रहा है, तो ये जल्दी से कर लें। हाउ मैनी लाइंस पर सेंटीमीटर आर मार्क्ड ऑन अ ग्रेटिंग विच गिव्स फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। उसमें एंगल पूछ रहा था, इसमें गिवन है, और वेव लेंथ ऑफ लाइट सेंटीमीटर में गिवन है। सही है। अब इसमें एक चीज़ ज़रा नोट कीजिएगा, लाइंस पर सेंटीमीटर मांग रहा है, ठीक है, तो हम इस सेंटीमीटर वेवलेंथ को कन्वर्ट नहीं करेंगे। वजह, अगर कर दिया फॉर एग्जांपल तो गलती नहीं है, आपको एंड में जाके एहसास होगा कि दोबारा सेंटीमीटर बनाना है। समझे? ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग समझें। तो ये हाजिर दिमागी गेम है। जैसे यहाँ पे सब कुछ मीटर क्यों बनाया, ताकि स्टैंडर्ड मीटर बन के हो जाए। यहाँ पे हमें चाहिए ही पर सेंटीमीटर, और वेवलेंथ दी भी है सेंटीमीटर, तो नो नीड फॉर कन्वर्जन। रीजन भी बता दूँ, जैसे m इज़ द ऑर्डर हैविंग नो यूनिट्स, थीटा इज़ द रेशियो नो यूनिट, तो इसका अंदर लैम्डा जिस यूनिट में होगा उसी यूनिट में d आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसके यूनिट नहीं होते, इसके यूनिट नहीं होते, तो जो d के यूनिट होंगे वही लैम्डा के यूनिट होंगे। समझ रहे सर बात की बात? एक्सीलेंट। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा है, 1 हो गया m, एंगल थीटा 30 डिग्री है, वेवलेंथ सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे बारीकी बता दी कि कन्वर्जन क्यों नहीं की, बिकॉज d इन सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। ये रटने का नहीं है, हाजिर दिमागी, वरना आप कर दें एंड में आपको लगेगा कि दोबारा सेंटीमीटर बनाए, तो दोबारा वाला काम करेंगे क्यों, टाइम भी सेविंग, दिमाग की भी सेविंग। अब नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, ये देखिए नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर या पर जो भी है, ये हमारा 1/d होता है। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकल d का। अब डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग इक्वेशन लगाई, d की वैल्यू निकाल ली, m लैम्डा फॉर्मूला मेकिंग, साइन थीटा अपॉन में गया, साइन 30 होता है 0.5। अब यहाँ पे m 1 है तो बचत हो गई, कैलकुलेटर कम चला, 6 एक्सपोनेंट -5 को 0.5 से डिवाइड कर दें, आ गया सेंटीमीटर में। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर है लेकिन मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये ऑटोमेटिक जवाब दे देगा नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर का, क्योंकि जो d आया रखा ऑटोमेटिक आ गया आपका ये लाइंस पर सेंटीमीटर में ग्रेटिंग के ऊपर रिजल्ट। ओके, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, मैंने वर्कशीट भी एक डाल दी है न्यूमेरिकल्स की, उसको भी प्रैक्टिस में लाएँ कि कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट सर ने कह दिए पूरी बुक में से।
अच्छा, ये कैटेगरी आखिरी है 7, लेकिन ये बोनस कैटेगरी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि जगह बची हुई है तो कर दूँ। इसको रब करके एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फिर से करना है। इसमें पोलराइजेशन का जिक्र है। पोलराइजेशन ये होती है कि रोशनी आती है पोलराइज़र में, अब ये जो पोलराइज़र है ये पहला पोलराइज़र है, सही। इससे रोशनी आई, यहाँ से इंटेंसिटी लेकर I0, ठीक है, थ्योरी लिखिएगा। अब एक और पोलराइज़र इसके सामने, यानी इससे अब जो निकलेगी रोशनी वो I1 होगी, उसकी इंटेंसिटी। अब दूसरे पोलराइज़र से गुजरी रोशनी 45 डिग्री पर रोटेट हो गई, क्योंकि पोलराइज़र जो है ना वो एंगल रोशनी का बनाता है, घुमाता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पोलराइज़र और इस पोलराइज़र का हमारा एंगल हो गया 45 डिग्री, यानी इसका जो एक्सिस बन रहा है ये और इसका जो एक्सिस बन रहा है ये, इसके दरमियान एंगल है 45 डिग्री। अब ये पोलराइज़र 2 है। अब सवाल उनका ये है कि ये इससे जो रोशनी निकली उसकी इंटेंसिटी क्या है। इस पोलराइज़र से, सेकंड पोलराइज़र से रोशनी निकली, उसकी इंटेंसिटी कितनी फ्रैक्शन में चेंज हो गई ओरिजिनल लाइट के मुकाबले में। तो ये न्यूमेरिकल तो बहुत हल्का है, बोनस समझिए, एक तरह के MCQs बना लें इसको। इसमें एक लॉ लगता है, इंटेंसिटी लॉ। ओरिजिनल लॉ तो ये नहीं है, ओरिजिनल लॉ तो ये है, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। ओरिजिनल लॉ ये है, लेकिन चूँकि यहाँ पे दो पोलराइज़र है तो इसलिए डिस्टिंग्विश करने के लिए हम 1 2 यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो 1 है जिस पोलराइज़र से गुजरी रोशनी, और 2 जिससे हमें चाहिए, तो ये 1 और 2 I फॉर इंटेंसिटी, ठीक है। एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, थीटा लिख दिया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो ओरिजिनल है हमने सपोज की I0, क्योंकि इसमें कहीं लिखा बनी है, इसने इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी बोला है, तो इंटेंसिटी को हमने सपोज कर लिया नॉट, क्योंकि वो सोर्स से निकल के जो आई है तो नॉट हो गई। पोलराइज़र 1 है, पोलराइज़र 2 है, तो 1 2 हो गई, I1 I2, सही। अब ये लॉ याद रखें बस, इसको इंटेंसिटी लॉ कहते हैं। इसकी बुनियाद पे ये पुट एंड गेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और थ्योरी भी आपको समझनी है। जब रेगुलर पोलराइज़र से रोशनी गुजरती है ना, तो वो इंटेंसिटी को हाफ कर देती है हमेशा, यानी ये कि वेन एवर लाइट पासेस थ्रू अ पोलराइज़र इट रिड्यूसेस इट्स इंटेंसिटी टू हाफ। जितनी भी इसकी इंटेंसिटी होगी उसको हाफ कर देगी वो, ये थ्योरी है, सही है। तो इस वजह से, वरना आप एक स्टूडेंट सोच रहा हो कि भाई ये I1 I0/2 कैसे हो गया, थ्योरी में से आ रहे हैं। तो थ्योरीज जो है नोट करते रहे अपने साइड पर। अब कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, 2 2 का 4, और इसका मतलब हो गया 1/4 इंटू I0, यानी 1/4 यानी 25% इंटेंसिटी बाकी बची, बाकी सारी कट गई पोलराइज़र में, ये है। लेकिन जाइएगा नहीं भाई, एक न्यूमेरिकल बाकी है। ये लास्ट न्यूमेरिकल देख लें आज का, और चैप्टर नंबर 13 का भी। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की कैटेगरी है, वो मैंने अभी बताया था आपको कि मैंने पोलराइजेशन की इसलिए कर दिया कि वो जगह थोड़ी सी बची थी। ये देख रहे, लंबा सवाल है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ही कहलाएगा ये, यानी सेकंड लास्ट कैटेगरी जो थी वो। आसान न्यूमेरिकल है, बस एक ही काम बार बार करना है, इसलिए लेंथी है। इसमें कहा जा रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ ग्रेटिंग ऑन विच 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर हैव बीन रूल्ड। दो चीज़ें मालूम करने का है, हाउ मैनी ऑर्डर्स, मैक्सिमम पूछ रहा है कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं, यानी स्पेक्ट्रम, और दूसरा करेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर ईच ऑर्डर। अब ये तो आप लोगों ने याद कर लिया मेरे साथ और समझ भी लिया कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ऐसी डिवाइस या अरेंजमेंट है जो डिफ्रैक्शन पैटर्न को और साथ में वेवलेंथ को मेजर करने के काम आती है लाइट के मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, सही है। ये इसका फॉर्मूला है। अब वेवलेंथ दी हुई है नैनोमीटर में, इसको हमने नैनोमीटर को मीटर बना लिया, सही है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁴
-9 मीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई हो गया। नंबर ऑफ़ लाइंस जो है उस पर रोलिंग हुई भी है, रोलिंग का मतलब वही है जिस तरह जो है हुक्मरानी होती है, तो उस ग्रेटिंग के ऊपर मार्क हो जाएगा तो उसकी रोलिंग हो जाएगी, यानी उसके ऊपर मौजूद रहेंगी वो लाइनें। तो नंबर ऑफ़ लाइंस का सिंबल n है। अच्छा, यहाँ पे पर सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट नहीं किया, नीचे करूँगा सॉल्यूशन में। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपकी ऑप्शन है, क्योंकि अगर वेवलेंथ मीटर में तो अभी मैंने सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था कि यूनिट सेम होने चाहिए, उसमें सेंटीमीटर कन्वर्ट नहीं किया था। यहाँ करना ज़रूरी है, चाहे हम डाटा में करें चाहे सॉल्यूशन में, क्योंकि ऐसा यूनिट सेम होने चाहिए दोनों, क्योंकि वो मीटर वहाँ तो फाइंड करना था सेंटीमीटर में, तो हमने सेंटीमीटर चलने दिया था। सही है, वो पेज पलट के देख लीजिएगा जो अभी आज ही की क्लास में न्यूमेरिकल में है। मैक्सिमम ऑर्डर यानी कितने ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस आ सकते हैं, स्पेक्ट्रा आ सकते हैं स्क्रीन पर, वो पूछ रहा है। और कह रहा है फिर वो अगर पता चल जाए तो फिर एंगल। अब मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा इसलिए लिख दिया कि जब तक आपको ऑर्डर पता ही नहीं होगा कि 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, तो उस वक्त तक आप थीटा तय नहीं कर सकते कि 3 निकलेंगे कि 4, इसलिए एक्सेट्रा लिख दिया। वरना आप सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क के, जब निकलेगा तो 1 2 3 लगा देंगे। सही चॉइस है आपकी कि आप थीटा लिख दें या एक्सेट्रा करके 1 2 लिख दें। अब ग्रेडिंग एलिमेंट निकालना ज़रूरी है, जिसको स्पेसिंग भी कहते हैं, ग्रेडिंग स्पेसिंग। वो होता है लेंथ ऑफ ग्रेडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ लाइंस। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइंस जो दी हुई है उसको रेसिप्रोकल करेंगे। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों रोका था। यहाँ पे देखिए, सेंटीमीटर रेसिप्रोकल होगा तो वो सेंटीमीटर आ जाएगा। 1/5000 को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। अब सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे। कभी भी रेसिप्रोकल में कन्वर्जन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, उसमें कन्फ्यूजन या गलती का चांस हो सकता है। इसलिए रेसिप्रोकल को पहले सीधा करें फिर कन्वर्जन करें, क्योंकि हम उसके आदी भी हैं और गलती का चांस भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो सेंटीमीटर से मीटर के लिए डिवाइड बाई 100। अच्छा, ये पूरा वर्टिकल कीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ। अब तो एक चैप्टर ही बस रह गया, इसके बाद मेरा चैप्टर नंबर बल्कि 2, एक चैप्टर 10 और 5, बाकी मैं सारे करा दिए माशाल्लाह। अब आप भी जाके उसको रिवाइज़ करें। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग इक्वेशन लिखी, m चाहिए, ऑर्डर एक तरफ कर दिया, फार्मूला मेकिंग। अब यहाँ पे थोड़ी मैथ्स आएगी, मैथ्स के स्टूडेंट और सारे मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो भी, नहीं तो मेडिकल वाले भी देखें। साइन थीटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू हो सकती है 1, इससे आगे वो मैथ एरर या एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन की, ये याद रखना। इस बुनियाद पे हम इसको करेंगे न्यूमेरिकल को। ये नहीं कि वैल्यू रखते जाएंगे और सुबह तक करते रहें, नहीं। मैक्सिमम ऑर्डर के लिए आप साइन थीटा को 1 ले लेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू जब होगी उसी वक्त करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ऑर्डर आ जाएगा। तो अब साइन थीटा का 1 आ गया, डी और लैम्डा बचा, डी और लैम्डा की वैल्यू रख दी डाटा में से। ध्यान से, डी जो रेसिप्रोकल करके कन्वर्ट करके आए वो जो दिया हुआ है वो डी नहीं है, ये तो 1/d दिया हुआ, यूँ समझें। ये जो होता है ना पर सेंटीमीटर, तो पर डी, क्योंकि डी के यूनिट्स मीटर हैं तो पर सेंटीमीटर यानी कि डी का रेसिप्रोकल है। ये गलती ना हो, ये बारीकी है भाई, कि कभी भी पर सेंटीमीटर पर मिलीमीटर दिया हो तो वो डी नहीं 1/d होगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ रखी, कैलकुलेटर चलाएं आप, तो कैलकुलेटर पे आ जाएगा 4.444। सही है, डिवाइड करेंगे तो अब इमेज जो होता है ना पूरा पूरा आता है, जो कट गया ना वो काउंट नहीं होगा और निगलेक्ट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। जैसे कभी आपके बचपन में या माजी में बड़ों से पूछिएगा, फ़ोटोग्राफ का रोल होता था जो कैमरा में, स्टिल कैमरा में लगता था, उसमें कोई तस्वीर कट जाती थी ना वो शुमार नहीं होती थी, पीछे जितने रोल से डेवलप होकर धुल कर आएगी वो काउंट होगी। तो अब 4.4 का मतलब है कि ये पार्ट इसका अधूरा आ रहा है, यानी स्क्रीन पे आधा आ रहा है, कट रहा है। तो जो इसका इंटीजर पार्ट होगा सिर्फ वो हम शुमार करेंगे, क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रा या नंबर ऑफ़ इमेजेस फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं हो सकते। तो 4th ऑर्डर मैक्सिमम इमेज आ सकता है। ये तो हो गया आंसर 1। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी अब तय हो गया ना, तो यहाँ पे देखें थीटा 1 2 3 4 तक जाएगा। समझ रहे हैं ना बात, एंड आ रहा है सवाल का। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए अब इसी फॉर्मूले में से अब थीटा को अलग कर लें, थीटा आ जाएगा m लैम्डा अपॉन d। ठीक है, अब रखते जाएं, बस एक ही काम बार बार करना है। m को 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, उससे जो थीटा आता जाए। लेकिन एक चीज़ बता दूं, बार बार कैलकुलेटर नहीं चलाइएगा। ये देखिए लैम्डा अपॉन डी कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो लैम्डा अपॉन डी का जवाब आ जाएगा ना एक पार्ट में, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, जाइएगा नहीं, इसका जो जवाब आ जाएगा ये देखिए 0.225, वो बार बार हम यूज़ करेंगे। वरना आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 के लिए दोबारा ये वाला फार्मूला लिखेंगे,
दोबारा पुट करेंगे, उनका ध्यान ही भटक गया कि वो काम कर चुके हैं, बार बार वही कैलकुलेटर में डालते रहेंगे 3-3 4-4 दफ़ा। ये देखें, ये मैंने शार्प माइंड बताया आपको कि जो डिवाइड करके आ रहे हैं इस हिस्से का वो बार बार इस्तेमाल होगा। सिर्फ देखें M1 का 2 हो जाएगा, M1 का 3 हो जाएगा, M3 का 4 हो जाएगा, वो 0.225। देखें ये कुछ समझे बात, गेम बन गई। मैथ्स की शार्पनेस हो तो गेम बन जाती है, वरना देखें आप कहेंगे कि बार बार यहाँ पे रखो 4.5 डिवाइड 4.5 डिवाइड, कितनी दफ़ा करा एक ही काम। हाजिर हैं तो देखो एक दफ़ा करें, बाकी फीड करें उसको, डाटा बना दें। यानी यूँ समझ लें कि ये आपके पास लैम्डा अपॉन डी का एक जवाब आ गया 0.225, उसको अब हम पुट करते रहें बार बार। कैसा समझे? वेरी गुड। अब इसका साइन इन्वर्स ले लें, 2 रखा, उसको 0.225 से मल्टीप्लाई किया, उसका साइन इन्वर्स ले लें। साइन इन्वर्स तो आता है, शिफ्ट करके साइन का बटन वर्टिकल कीजिएगा सारा। जाने से पहले एक इसमें मज़े की बात बताऊं, जैसे अब ये 4 सही है कि गलत है, आप इसमें अगर 5 रखेंगे ना तो 1 से बड़ा आ जाएगा जवाब। एक ऐसी जो है बात बता रहा हूँ, समझने की भी है, MCQs की भी और ITQs एप्टीट्यूड वगैरह आगे। अब इसमें जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.225 को, तो ये जवाब ऐसा आ जाएगा जो 1 से बड़ा हो। और 1 से बड़े के किसी वैल्यू का आप साइन इन्वर्स कैलकुलेटर से मांगे, वो मैथ एरर देगा। मैथ एरर मीन्स ये होगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। इससे पता चला कि 5th ऑर्डर इमेज नॉट पॉसिबल। इससे ये भी पता चल गया कि पीछे हमने जो 4th ऑर्डर मैक्सिमम निकाला है 1 रख के, वो बिल्कुल करेक्ट और दुरुस्त बात है। तो ये 5 एंगल आ गए। अच्छा, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, जैसे इसको आप 42.5 करना चाहें तो, इसको आप 64.2 करना चाहें तो, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए, उसकी समरी नीचे बना दी, आंसर। तो होप आप लोग न्यूमेरिकल्स मेरे साथ समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं माशाल्लाह। फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्वेरीज़ किया करें। फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के मैंने इंपॉर्टेंट भी डाल दिए हैं, वर्कशीट भी न्यूमेरिकल्स की। बताइएगा कुछ, सेहत और ज़िंदगी के साथ आगे का लेक्चर है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।